चलो ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो हम लोग विलयता के बारे में पढ़े थे, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ाया गया था। नहीं, जो पिछला टॉपिक हम लोग का था, तो विलयता के बारे में आपको बताया गया था कि विलयता क्या है, इसका परिभाषा भी आपको बताया गया था। बताया गया था ना? चलिए सर बताइए, विलयता का परिभाषा बताइए तो। ठीक है, बैठिए। विलयता के बारे में पढ़ाया गया था। फिर दूसरा पॉइंट अगर देखें हम लोग, तो हम लोग को बताया गया था कि हम लोगों को द्रव्य विलयन के बारे में ही पढ़ना है। नहीं, तो द्रव्य विलयन में कितने टाइप के होते हैं सर? इनको बताएं दीजिए बीच में। हाँ सर बोलिए। द्रव्य द्रव्य का सही है। हम लोग को 3 प्रकार के विलयन के बारे में पढ़ना है, ये बताया गया था। फिर हम लोग बताए थे किसी भी द्विअंगी विलयन में 3 प्रकार के आकर्षण बल उपस्थित रहते हैं। बोलिए तो कौन कौन सा? सही है। ध्यान रखना है, विलायक विलायक आकर्षण बल, विलायक विलय आकर्षण बल और विलय विलय आकर्षण बल, यही हम लोग को बताया गया था। ठीक, तो ये सब पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। नहीं, इसके अलावा देखा जाए तो हम ये भी पढ़ाए थे कि अगर पोलर और पोलर मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल का नाम, ये सब पढ़ाए थे। नहीं तो कुछ लोग बताएंगे, बोलिए। उन्हीं को, हाँ बोलिए। और नॉन पोलर के बीच में लगने वाले को लंदन परिक्षेप बल कहते हैं। सही है, बैठा जाए। तो ये सब पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग उस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए। देखो तो हम लोग को यहाँ से कहा जा रहा है कि कोई भी ठोस किसी द्रव्य में तभी घुलेगा। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ठोस किसी द्रव्य में तभी घुलेगा जब, ध्यान रखना है, जब विलायक विलय ए और बी, ए विलायक विलय आकर्षण बल, विलायक और विलय के बीच का आकर्षण बल ज्यादा होना चाहिए। किससे भाई? विलायक 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 आकर्षण बल तथा विलय विलय आकर्षण बल। आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से हम लोग कहा गया कि कोई भी ठोस किसी द्रव्य में तभी घुलेगा जब विलायक और विलय के बीच का आकर्षण बल ज्यादा होगा विलय विलायक विलायक आकर्षण बल से तथा विलय विलय आकर्षण बल से। ध्यान रखना है, तभी कोई ठोस जो होगा वो किसी द्रव्य में घुलेगा। ध्यान रखना है। जैसे नॉर्मली एग्जांपल तुम लिख के देखो, तो पानी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? H2O। तो H2O ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना है। अब तुम देखोगे कि H2O में ऑक्सीजन की विद्युत नात्मकता ज्यादा है, तो जिसकी विद्युत ज्यादा होती है उस पर क्या आता है? ऋण आवेश। और जिसका विद्युत कम है उस पर क्या आता है? धन आवेश। तो इस पर भी धन आवेश आएगा। ये पानी का एक अणु हो गया H2O। पानी का दूसरा अणु लिखोगे तो फिर से ऐसे आएगा OH। नहीं, तो यहाँ पर आंशिक ऋण आवेश, यहाँ पे आंशिक धन आवेश, यहाँ पर भी आंशिक धन आवेश। तो पानी का ये एक अणु हो गया, ये दूसरा अणु हो गया, दोनों एक ही बर्तन में है। नहीं, तो तुम जानते हो कि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, तो इनके बीच में आकर्षण होगा कि नहीं होगा? होगा। ध्यान रखना है। नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो O है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो यहाँ पर आंशिक ऋण आवेश, धन आवेश, धन आवेश, तो इस पर प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में आकर्षण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये फिगर हम लोग को दिखा रहा है कि विलायक का कण है, पानी क्या है? विलायक का कण है, तो विलायक के कणों के बीच में आकर्षण है कि नहीं है? है। ध्यान रखना है। सेम एज आप नमक का कण लेते हो, तो नमक जो होता है आपका, अगर हम यहाँ पे साइड में नमक लिखें, तो नमक का कण जो होता है वो बना होता है Na प्लस और Cl माइनस से। इसी ना बनता है Na प्लस और Cl माइनस। परमाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, तो मान लो Na प्लस भी गोल होगा, Cl माइनस भी गोल होगा, दोनों आपस में सटा हुआ है। इसको हम दिखा रहे हैं प्लस से, इसको दिखा रहे हैं माइनस से। तो प्लस का मतलब ये सोडियम है और ये कौन है? क्लोरीन है। नहीं, तो यहाँ पर तुम देखो कि विलय विलय
Na प्लस भी क्या है, विलय का कण, और Cl माइनस भी क्या है, विलय का कण। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल है कि नहीं है? है, ध्यान रखना है। ठीक, अब तुम क्या किए, एक बर्तन था, उसी बर्तन में यहाँ पर मान लो कि एक बर्तन हम ले लिए, और इसी बर्तन में तुम्हारा जो है हम लोग नमक को उठा के डाल दिए। नहीं, तो नमक को उठा के डालोगे तो नमक बनता है Na प्लस Cl माइनस से। ऐसे ही बहुत सारा Na प्लस Cl माइनस आपस में चिपका होगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो पानी के अंदर जब तुम Na प्लस Cl माइनस डालोगे तो मान लो यहाँ पर ये हम बना दिए, ये पत्थर, ये नमक का एक टुकड़ा है जो बना हुआ है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, प्लस दिखा रहा है सोडियम को और माइनस दिखा रहा है क्लोरीन को। नहीं, तो इनके बीच में आकर्षण है। अब एक ही बर्तन में पानी भी है, उसी बर्तन में नमक भी है, तो इनके बीच में टकराव होगा कि नहीं होगा? होगा, हमको भी पता है। नहीं, अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो पानी का कौन सा इंड, ऑक्सीजन वाला इंड की हाइड्रोजन वाला इंड, कौन सा इंड इसको आकर्षित करेगा? ऑक्सीजन वाला इंड आकर्षित करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज, और सोडियम पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। नहीं, तो यहाँ पर आकर ऑक्सीजन वाला जो इंड होगा, ऑक्सीजन वाला जो इंड होगा, पानी का जो ऑक्सीजन वाला इंड होगा बहुत सारा, वो सब नहीं आके इस Na प्लस के आसपास में इकट्ठा हो जाएगा। इस सब पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज, इस सब पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज, इस सब पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज। इस सब यहाँ इकट्ठा होकर इस Na प्लस को खींचेगा, नहीं खींचेगा क्या? खींचेगा। ये जो Cl माइनस है इसको कौन आकर्षित करेगा, हाइड्रोजन वाला इंड। नहीं, जो हाइड्रोजन वाला इंड होगा वो इसको खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाले इंड पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। तो इन लोगों पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, आंशिक ऋण आवेश, सॉरी आंशिक धन आवेश। नहीं, तो इस तरह से आंशिक धन आवेश इन लोगों पे है। अब ये प्लस चार्ज वाला मिलके इस Cl में इसको खींचेगा, नहीं खींचेगा क्या? पानी की मात्रा ज्यादा है, ध्यान रखना है। नहीं, तो एगो Na प्लस पर बहुत सारा पानी जाके सट जाएगा, सब उनको खींचेगा, कैसे करके निकाल लें इनको। नहीं, तो इनको बहुत सारा Na प्लस, बहुत सारे एक Na प्लस पर बहुत सारे पानी चिपक जाएंगे, और इस Na प्लस को नहीं यहाँ से खींच कर बाहर निकाल देंगे। नहीं, तो आप नमक का एक पत्थर इतना बड़ा डाल दीजिए पानी के अंदर, आप देखिएगा धीरे धीरे वो पत्थर जो है छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता एकदम घुल जाता है। नहीं, तो क्यों घुल जाता है? क्योंकि पानी के कण जो हैं वो क्या करते हैं, पानी के कण जो है वो क्या करते हैं, नमक के प्रत्येक कण को आकर्षित करके अलग करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। नहीं तोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे। अब ये Na प्लस निकल जाएगा, मान लो ये Na प्लस निकल गया, तो अब क्या हो गया, देखो तो इसमें से निकल गया तो प्लस आ गया, इसके चारों तरफ कौन आ गया, ऑक्सीजन। नहीं, अब पानी का कण इनको Na प्लस को यहाँ से निकाल लिया, लगा पानी में चारों तरफ घुमाने। नहीं, यहाँ से देख लो Cl माइनस को ये सब मिलके Cl माइनस को खींच लिया, Cl माइनस खींचा गया, तो Cl माइनस को कौन घेरे हुए है, हाइड्रोजन वाला इंड, हाइड्रोजन वाला इंड। नहीं, तो ये जो है ऑक्सीजन वाला इंड देखो दूर है। नहीं, तो अब ये इनको लेकर पानी में अलग घुमाएगा, ये इनको लेकर पानी में अलग घुमाएगा, तो धीरे धीरे पूरा कण टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो कहने का मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि नमक पानी में घुल जाएगा, तो नमक पानी में क्यों घुल गया? क्योंकि पानी और नमक के इस कण, पानी और नमक के इस कण के बीच का आकर्षण बल ज्यादा हो गया, किससे? इस Na प्लस और Cl माइनस के आकर्षण बल से। यानी कि विलायक और विलय, विलायक और विलय के बीच का आकर्षण बल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे? विलय विलय आकर्षण बल से। पास में आ रहे ना? नहीं, पहले पानी क्या था, पानी के सभी कणों के बीच में आकर्षण बल लगा हुआ है, सब पानी आपस में सटा हुआ है। नहीं, अब उसी में आप नमक डाले, तो नमक डाले तो पानी के बीच का बॉन्ड सब टूटता है। नहीं, उनके बीच का ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट गया, यानी पानी का कण थोड़ा सा अलग हो गया, जैसे आप कोई चीज डालते हैं तो। नहीं, अब वो पानी के अंदर आ गया, तो पानी आपस में फिर सटा, फिर जाकर नीचे देखता है कि काची भाई मेरे अंदर आया है, नहीं आकर्षण करने लायक है कि नहीं है। नहीं, तो पानी का कण सब दौड़ के नमक के पास पहुंचा, जब नमक के पास पहुंचा तो देखा कि अरे हमारे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, इस नमक के पास प्लस चार्ज है, तो आकर्षण हो सकता है। नहीं, तो सब माइनस वाला, पानी का सब माइनस वाला मिलके इस प्लस वाले को खींच कर अलग करने लगा, सब पानी का प्लस वाला मिलके इस नमक के माइनस वाले को अलग करने लगा, धीरे धीरे पूरा नमक का कण बिखर गया। नहीं, तो ये बिखराव कब होगा, जब पानी के कण और नमक के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, अगर ये आकर्षण बल बहुत स्ट्रांग नहीं हो तो क्या पानी के कण नमक के कण को खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। ध्यान रखना है, आपको कैसे भी करके इस आकर्षण बल को कमजोर करना है, तो पानी इस आकर्षण बल क्या करता है, कमजोर कर देता है। नहीं, और अपने आकर्षण बल क्या करता है, मजबूत कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, सिंपल है, अगर लोहा का गोली हम ले लें, लोहा का गोली ले लें, उसको पानी में डाल दें,
कहें कि लोहा का गोली जो है पानी में घुल जाता है, घुलेगा? नहीं घुलेगा। काहे कि वहां पर लोहा का कण जो है आपस में बहुत कस के आकर्षित है। पानी के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो लोहा के कणों के आकर्षण बल को तोड़ सके। नहीं तो अगर लोहा के कणों के आकर्षण बल को वो नहीं तोड़ पाएगा तो क्या लोहा के कण पानी में घुलेंगे? नहीं घुलेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं, नमक के पानी के नमक जो है वो पानी में क्यों घुल जाता है? क्योंकि नमक के कणों के बीच में, नमक के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल को पानी के कण मिलकर तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं ना, तभी तो घुल पाता है, नहीं तो नहीं घुल पाता। बोलो दिक्कत है? तो कोई पूछता है आपसे कि कोई भी ठोस विलय, नहीं कोई भी ठोस विलय विलायक में कब घुलेगा? आप कहिए कि भाई ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होना चाहिए। नहीं, और पानी यानी जो विलायक है, विलायक और ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल ज्यादा हो जाना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा कि ठोस का कण पानी में घुलनशील होगा। अगर कहीं विलय विलय आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया, नहीं तो उस केस में पानी वैसे कणों को घुला नहीं पाएगा। दिक्कत है इस बात में? नहीं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ो। अगले पॉइंट पर तुम आओगे तो यहाँ लिखा हुआ है किसी भी ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो किसी ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करते हैं? ध्यान रखना है। नहीं तो पहला क्या लिखा हुआ है? अवयवी कणों की प्रकृति। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? समान समान को घुलाता है। ये हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अवयवी कणों की प्रकृति का मतलब हुआ, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखें कि किसी भी, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, किसी भी ठोस की द्रव्य में घुलनशीलता, किसी भी ठोस की द्रव्य में घुलनशीलता एक सिद्धांत पर निर्भर करती है। एक सिद्धांत पर निर्भर करती है। किसी भी ठोस की द्रव्य में घुलनशीलता एक सिद्धांत पर निर्भर करती है। कौन सा सिद्धांत जी? नहीं, समान समान को घुलाता है। समान समान को घुलाता है। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब समान समान को घुलाता है, इसका मतलब क्या है? नहीं कि पोलर विलायक में पोलर विलय ही घुलेंगे और नॉन पोलर विलायक में नॉन पोलर विलय ही घुलेंगे। तो ये पढ़ चुके हैं कि डिटेल से? हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला लिख रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? ताप का प्रभाव। हमको अब देखना है ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? ताप का प्रभाव। यानी हमको देखना है कि भाई ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना है। नहीं तो चलो समझने की कोशिश करो। अगर ध्यान दिया जाए, नहीं तो मान लो कि तुम एक गिलास पानी लिए, एक गिलास पानी लिए और उस पानी का तुम टेम्परेचर माप लिए, ताप माप लिए कि पानी जो है इसका ताप जो है अभी 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। नहीं, मान लो कि हम यहाँ पर बनाते हैं फोटो कि हम यहाँ पर एक गिलास लिए, इसमें हम लोग का पानी है, इसका टेम्परेचर हम माप लिए, तापमान लिए 30 डिग्री सेल्सियस माप लिए। नहीं, अब हम क्या किए कि इस पानी में चीनी को घुला दिए। अभी ये जो था हम लोग का प्योर वाटर था, प्योर वाटर था। अब हम क्या किए कि इस पानी में हम लोग चीनी को मिला दिए। यानी अब जो यहाँ पर आ गया वो है वाटर प्लस शुगर। यानी यहाँ पर अब चीनी के कण भी उपस्थित हैं, कुछ चीनी के कण इसमें घुला दिए गए। ठीक, तो पहले जब पानी प्योर था उस समय इसका टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। चीनी मिलाने के बाद जब उसी पानी का टेम्परेचर मापा गया तो वो हो गया 29 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 29 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ कि टेम्परेचर पहले 30 था, अब हो गया 29, 30 से हो गया 29। तो ये बताओ कि टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? ताप घट गया। नहीं, ताप जो था वो घट गया। अच्छा, ताप घट गया। नहीं, चीनी मिलाने के बाद ताप घट गया। इसका मतलब हुआ कि चीनी को जब पानी में डाला गया
नहीं, चीनी को जब पानी में डाला गया तो चीनी को पानी में घुलने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ रही है। चीनी को पानी में घुलने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ रही है? हीट की। तो वो किसका हीट खींच रहा है? पानी का हीट। नहीं, पानी का हीट पहले 30 था। नहीं, चीनी को जब मिलाए तो चीनी को पानी में घुलना है। नहीं, तो वो पानी से एनर्जी खींचा। जब पानी से एनर्जी खींचा तो पानी की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। बस में आ रहा है ना? नहीं, तो यहां पर देखा जाए तो टेम्परेचर हम लोगों का 30 से हो गया 29, ताप घट गया। इसका मतलब हम ऐसा बोलें कि यहाँ पर इस प्रक्रिया में हीट जो है वो क्या हुआ है? अवशोषित हुआ है। क्या हुआ है? अवशोषित। नहीं, चीनी क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। नहीं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ हीट का मतलब उष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। यहाँ पर उष्मा जो है अवशोषित हो रही है। अब ये बताओ कि यहाँ पर अगर उष्मा अवशोषित हो रही है, नहीं, उष्मा अवशोषित हो रही है, तो जिस प्रक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी कहते हैं कि उष्मा छेपी कहते हैं? उष्मा शोषी। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? उष्मा शोषी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उष्मा शोषी प्रक्रिया है। नहीं, तो इसी को देखकर नियम बनाया गया, विलयता का नियम बनाया गया। कहा गया कि यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया उष्मा शोषी हो, यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया क्या हो? उष्मा शोषी हो, तो ताप बढ़ाने पर विलयता या घुलनशीलता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विलयता या घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल लाइफ से एग्जाम्पल ले लो। मान लो कि 1 गिलास पानी ले लिए ठंडा, 1 गिलास पानी ले लिए गरम, चीनी को 1 चम्मच में ले लिए। ठीक है, चीनी को 1 चम्मच में लिए और 1 और चम्मच चीनी ले लिए। ठीक है, हमारे पास 2 गिलास है, एगो में ठंडा पानी है, एगो में गर्म पानी है, और 2 चम्मच चीनी ले लिए हैं। ठीक है, 1 चम्मच चीनी को डाल दिए ठंडा पानी में, 1 चम्मच चीनी को डाल दिए गर्म पानी में। ठीक, तो बताओ कि चीनी पहले किस में घुलेगा? गर्म पानी में जल्दी घुलेगा। काहे गर्म पानी में जल्दी घुल रहा है? क्योंकि चीनी को घुलने के लिए उष्मा की आवश्यकता है। नहीं, तो चीनी को घुलने के लिए उष्मा की आवश्यकता है, तो उष्मा उसको यानी हीट उसको नहीं गर्म पानी में मिलेगी ठंडा पानी में? गर्म पानी में उसको ज्यादा उष्मा मिलेगा, तो इसलिए गर्म पानी में वो जल्दी घुल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं, आपको जो चीज चाहिए और वो चीज कहीं मिल रही है तो वहां पर आप जल्दी चले जाइएगा। ध्यान रखना है। सेम चीनी को घुलने के लिए भाई उष्मा की आवश्यकता है और गर्म पानी में उष्मा उसको आसानी से मिल जाता है, इसलिए गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाता है। ठंडे पानी में चीनी जल्दी नहीं घुलता है। ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोगों को बताया गया। ले साहब जो थे, नहीं, उन्होंने ही इस प्रभाव के बारे में बताया था। ताप का जो प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको किसने बताया था? ले साहब ने बताया था। तो ले ने 2 नियम दिए थे, उसमें से प्रथम नियम क्या था? तो प्रथम नियम में उन्होंने कहा कि यदि देखा जाए, यहां पर क्या कहा गया कि यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया, यदि घुलनशीलता की यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया उष्माशोषी होगी तो ताप बढ़ाने पर विलय की घुलनशीलता विलायक में बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट हम लोग को बताया ले साहब ने। ध्यान रखना है। तो ले साहब ने हम लोग को बताया भाई कि यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया उष्माशोषी होगी तो ताप बढ़ाने पर विलय की घुलनशीलता विलायक में क्या होगी? बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया आपको पानी और चीनी का, सेम कहानी पानी और नमक का भी है। नहीं, आप नॉर्मल पानी प्योर पानी पहले ले लो, प्योर पानी का टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, और नमक मिलाने के बाद उसी पानी का ताप मापोगे तो ताप थोड़ा सा घट जाता है।
नहीं तो उसका ताप जो था मान लो पहले 35 था, अब हो सकता है उसका 34 हो जाए या 33 हो जाए। नहीं तो नमक को भी पानी में घुलने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। तो नमक पानी में घुलेगा तो उसको हीट चाहिए। नहीं तो वो पानी का हीट खींचेगा तो पानी का ताप पहले के सापेक्ष में घट जाएगा। नहीं तो नमक को भी तुम देख लेना, अगर ठंडा पानी हो और गर्म पानी हो, दोनों में एक एक चम्मच नमक घुला के देखो, गर्म पानी में नमक जल्दी घुल जाएगा, ठंडा पानी में नमक जल्दी नहीं घुलेगा। दोनों का समय अलग अलग होगा। बोलो दिक्कत है इसमें? तो इस पॉइंट को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम एज यहाँ पे लिखा गया देखो, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, नहीं पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड KCl, शुगर, ग्लूकोज ETC को जब जल में घुलाया जाता है तो ये ऊष्माशोषी प्रक्रिया दिखाते हैं। कैसा प्रक्रिया दिखाते हैं? ऊष्माशोषी। तो इसका मतलब हुआ कि ये सभी जो हैं, ये सभी जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, नहीं ये सभी एग्जाम्पल ठंडे पानी में जल्दी नहीं घुलेंगे, गर्म पानी में जल्दी घुल जाएंगे। बोलो इसमें दिक्कत है? तो इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। पानी को टेम्परेचर बहुत स्लाइट अमाउंट से घटता है, ऐसा हम बोल रहे हैं क्या कि पहले टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर एक बार घट के 0 डिग्री हो गया? ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो उसमें 0.5 0.2 0.1 ही घटता जाता है। नहीं आप पूरा नमक भर भी दीजिएगा तो 0 डिग्री नहीं हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? आपका टेम्परेचर जरूर डिक्रीज करेगा। बस में आ रहा है ना? क्योंकि उनको घुलने के लिए हीट चाहिए ही चाहिए। तो वो हीट खींचते हैं लेकिन उनको घुलने के लिए बहुत ज्यादा हीट नहीं चाहिए, स्लाइट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। ध्यान रखना है। तो हीट का अमाउंट जो घटता है वो 0.5 से 0.2 से 0.3 से घटता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? हाँ बहुत ज्यादा से घटता तब कहते कि हाँ भाई एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप ये नॉर्मली फील कर सकते हैं। आप नॉर्मल एक गिलास पानी ले लीजिए, नहीं घर पर जो नॉर्मल गर्मी के दिन देखते हो हल्का पानी गर्म रहता है, और उसमें एक चम्मच चीनी डालिए, एकदम एक्यूरेट है, ठंडा हो जाता है वो। पहले के रिस्पेक्ट में उसका जो ठंडाई है वो कम हो जाता है, सॉरी गर्मी जो है वो कम हो जाता है। बस में आ रहा है? लेकिन हाँ ये बात सही है कि भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए तो ये पॉइंट हम लोग बता दिए आपको। अगले पॉइंट पे आए, देखा जाए। अगला पॉइंट था, समझने की कोशिश करो। जैसे एक बर्तन ले लेते हैं, नहीं और एक बर्तन में पानी ले लेते हैं, और उस पानी में क्या करते हैं कि चूना डालते हैं। अगर पानी में आप चूना डालोगे तो चूना डालने पर आपका जो पानी है वो देखिएगा खौलने लगता है। नहीं ठीक, इसका मतलब हुआ जो चूना है उसको पानी में डालते हैं, नहीं तो वो उष्मा को बाहर निकालता है। नहीं यानी कि चूना को घुलने के लिए, चूना को पानी में घुलने के लिए उष्मा नहीं चाहिए, वो तो उष्मा बाहर निकाल रहा है। बस में है ना? उष्मा क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो जिस प्रक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उस प्रक्रिया को उष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी प्रक्रिया। तो अगर कोई प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, अगर कोई प्रक्रिया उष्माक्षेपी है तो ध्यान रखना उस केस में अगर तुम ताप बढ़ाओगे, नहीं तो घुलनशीलता घट जाएगी। घुलनशीलता क्या होगी? घट जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। गर्म पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, नहीं गर्म पानी में भी 100 ग्राम चूना डाल दो, ठंडा पानी में भी 100 ग्राम चूना डाल दो, देन दोनों में घुला कर देख लो किसमें जल्दी घुलता है। तो ठंडा पानी में चूना जल्दी घुल जाता है, गर्म पानी में चूना जल्दी नहीं घुलता है। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि चूना का जो पानी में घुलनशीलता का प्रक्रिया है, नहीं वो उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। चूना को पानी में घुलने के लिए उष्मा की आवश्यकता नहीं है, नहीं उसको ठंडी की आवश्यकता है। तो ठंडी उसको कहाँ मिलेगा? ठंडा पानी में, गर्म पानी में? ठंडा पानी में। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये सब पॉइंट आप समझते हैं। तो जो लय सतल्य साहब थे उनका सेकंड नियम क्या आया? तो उन्होंने यही कहा कि यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया, यही उसको ली चैटेलियर नहीं लिखा हुआ है, यही लय सतल्य है। यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया यदि घुलनशीलता की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होगी तो ताप बढ़ाने पर विलय की घुलनशीलता विलय की घुलनशीलता विलायक में
विलायक में क्या होगी, घट जाएगी। ये बात ध्यान रखना होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, चूना का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब क्या है, चूना का रूप है। जनरली कार्बोनेट जो होता है वो सब चूना का रूप होता है। तो कभी भी कार्बोनेट वाला कोई कंपाउंड दिखाई दे, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, नहीं, तो कार्बोनेट वाला जो कंपाउंड होता है वो सब चूना का रूप है। तो उन लोगों को जब भी तुम पानी में डालोगे तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, ऊर्जा को बाहर निकालेंगे। यानी समझ जाओ कि उनकी प्रक्रिया उष्माक्षेपी होगी। यानी कि अगर चूना को पानी में तुम डाल दिए, नहीं, और लगे उसको नीचे से गर्म करने, तो चूना जल्दी घुलबे नहीं करेगा। बस में है ना, उसकी घुलनशीलता क्या होगी, कम हो जाएगी, घुलनशीलता का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। नहीं, तो वही सब एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देख लो, सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, तो सब में कार्बोनेट, जहां जहां कार्बोनेट लगा हुआ है, नहीं, वो सब कैसा प्रक्रिया दिखाएगा, उष्मा शोषी की उष्मा छेपी, उष्मा छेपी प्रक्रिया दिखाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है। चलो, यहां से देखा जाए तो लिखा हुआ है कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनकी विलयता ताप बढ़ाने पर लगातार बढ़ती या घटती नहीं है। नहीं, कुछ ऐसे भी आपके विलय हैं, कुछ ऐसे भी आपके विलय पदार्थ हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर, नहीं, उनकी घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना है, कुछ ऐसे भी हम लोग के सबस्टांस हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है CaCl2.6H2O, एग्जाम्पल लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। ध्यान रखना है। नहीं, तो ये लोग जो हैं, ये दोनों जो एग्जाम्पल हम लोग को लिखे जा रहे हैं, इसमें होता क्या है कि क्यों बोल रहा है कि अनएफेक्टेड रहता है, समझो। होता क्या है कि जैसे सोडियम सल्फेट ही ले ले, और सोडियम सल्फेट को हम पानी में डाल दिए, सोडियम सल्फेट को पानी में डाल दिए, टेम्परेचर बढ़ाए, नहीं, तो शुरू में सोडियम सल्फेट की घुलनशीलता बढ़ती है। क्या होती है, मान लो कि सॉरी, बढ़ती है या घटती है, तो कुछ लिखा गया होगा, विलायक की विलायता, हाँ, बढ़ती है। नहीं, तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ती है। फिर टेम्परेचर को हम और बढ़ाने लगे तो कुछ देर के बाद उसकी घुलनशीलता घटने लगती है। यानी ओवरऑल जो आप देखिएगा तो उसका अनुपात क्या आएगा, सेम रह जाएगा। यानी कुछ देर बढ़ी फिर घटी, यानी ओवरऑल लगा कि फिर घुलनशीलता उतनी की उतनी ही रह गई। बस में आ रहा है ना। नहीं, तो कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम केस में या तो घुलनशीलता की प्रक्रिया उष्माशोषी होती है या उष्माक्षेपी होती है, मैक्सिमम केस में। ध्यान रखना है। तो हम लोग को दिमाग में अब आ गया कि उष्माशोषी होगी तो ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ जाएगी, और अगर उष्माक्षेपी होगी तो ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता घट जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो हम लोग विलयन पढ़ रहे हैं, उस विलयन में हम लोग विलायक क्या लिए हुए हैं, जल, यानी कि द्रव्य, और विलय क्या लिए हुए हैं, ठोस। नहीं, तो आप ध्यान से समझिएगा कि विलायक आपका द्रव्य है और विलय कौन है, ठोस है। नहीं, तो द्रव्य और ठोस पर कभी भी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग इनकम्प्रेसिबल हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसको दबाया नहीं जा सकता है। आप चाहिएगा कि हम 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध को हम दबा के, दाब लगा के आधा लीटर कर दे तो हो जाएगा, नहीं हो सकता है। नहीं, कोई सॉलिड है तो सॉलिड के हम चाहें कि भाई 1 kg का सॉलिड है, उसको दबा के आधा kg कर दें तो हो जाएगा, नहीं। सॉलिड पर और लिक्विड पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना है। दाब का प्रभाव मेनली कहाँ पड़ता है, गैस पर। ध्यान रखना, जहां पर भी गैस आएगा वहां पर ही दाब का प्रभाव आएगा, द्रव्य पर और ठोस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर दाब का प्रभाव पूछ रहा है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ठोस की द्रव्य में विलयता, विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस तथा द्रव्य ठोस तथा द्रव्य असंपीडनीय, यानी इनकम्प्रेसिबल,
ये लोग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ध्यान रखना है, यानी असंपीडनीय होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक, इतना में दिक्कत है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। तो यहां से देखा जाए तो हम लोग पढ़ लिए ठोसों की द्रव में घुलनशीलता, नहीं, ठोसों की द्रव में घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या क्या पढ़े? पहला हम लोग पढ़े अवयवी कणों की प्रकृति। तो अवयवी कणों की प्रकृति में क्या पढ़े हम लोग को बताया गया समान समान को घुलाता है, पोलर विलायक में पोलर विलय ही घुलते हैं, ये बताया गया। नहीं, दूसरा हम लोग को कॉन्सेप्ट मेन दिया गया ताप का प्रभाव। नहीं, तो ताप के प्रभाव में लैस सत्तल्ले साहब जो थे उन्होंने हम लोग को दो कॉन्सेप्ट दिया कि अगर प्रक्रिया उष्माशोषी होगी तो ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ जाएगी, और अगर उष्माक्षेपी होगी तो ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता घट जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट आया था दाब का प्रभाव। तो हम बोले कि भाई अगर विलायक द्रव्य हो और विलय ठोस हो तो ऐसे विलयन पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो अब अगले पॉइंट पर थोड़ा सा आ जाए। अच्छा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक जो है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक की जो हम लोग बात करते हैं, नहीं, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या इसका मतलब हुआ? समान समान को घुलाता है। इस पे आधारित एक वीडियो है, उस वीडियो को थोड़ा देखिए। तो इसी पे आधारित एक वीडियो हमको मिला, तो हम उस वीडियो को थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। देखो तो यहाँ पर लाइक जस्ट लाइक पे ही एक वीडियो है, उस वीडियो को हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा 1 मिनट। ये काम नहीं कर रहा है क्या? काम कर रहा है जी। 1 मिनट, फिर से थोड़ा स्टार्ट किया जाए इसको। इसको पहले हम लोग एग्जिट कर जाएं। अच्छा 1 मिनट, इसी में स्टार्ट होना चाहिए। लाइक डिजॉल्व लाइक, ये हम लोग का है, यहाँ से हम लोग प्ले करें। लाइक डिजॉल्व लाइक का दिखा रहा है। देखो अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। पहले क्या किया गया है कि 3 बर्तन लिया गया है। नहीं, तुम ध्यान से देखो एक जगह क्या लिखा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो तुमको अगर ध्यान में हो तो तुमको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर, ये सबको पता है भाई कि CCl4 जो है हम लोग का ये नॉन पोलर होता है, सही है। और जो हम लोग का H2O है वाटर, ये क्या है? पोलर। H2O जो है वो पोलर है, ये भी सबको पता है। वैसा ही C6H14 नॉन पोलर, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम लोग को पता है। अब इस 3 पॉइंट में तुम एक और पॉइंट क्लियर करो। तो अगर CCl4 देखा जाए तो CCl4 में एक कार्बन है और क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 4 है। नहीं, अच्छा कार्बन का जो मास होता है वो मास कितना होता है? वो बताने वाला गधा है इसमें। और क्लोरीन का मास कितना? 35.5। तो क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो 35.5 गुना 4 करेंगे तो पंचौ का 20, अब पंचौ का 20 या 2 22, और चौथी आई 12 या 2 14, कितना हो जाएगा? 142।
तो 12 में 142 को जोड़ सकते हैं, नहीं तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 154। ठीक है, तो इसका मास आ जाएगा जो CCl4 है, इसका मास कितना आ गया 154। अच्छा H2O लिखा है पोलर, तो जो H2O पोलर लिखा है इसका मास कितना होगा 16 या 2 18। अच्छा यहाँ पर जो C6H14 लिखा है इसका भी मास निकाल सकते हैं, नहीं तो कार्बन का मास 12 होता है, 12 छक 72, 72 और 14 86, तो इसका मास 86। अब बताओ सबसे भारी कौन है CCl4। ये जो CCl4 है ये हम लोगों का सबसे भारी है, CCl4 जो है वो सबसे भारी है। नहीं उसके बाद हम लोग देखें अगर तो यहाँ पर CCl4 हम लोग का सबसे भारी लिखा गया है, ये हम लोग का मध्यम है और ये क्या है 86 है, यानी कि सॉरी ये मध्यम है और ये सबसे हल्का है। नहीं ऐसे लग रहा है, देखने पे ऐसे लग रहा है कि CCl4 सबसे भारी, उससे हल्का, सबसे उससे हल्का ये, और सबसे हल्का कौन पानी। लेकिन ध्यान रखना नहीं कि सबसे भारी CCl4, उसके बाद पानी और उसके बाद C6H14 का है, मास पे डिपेंड नहीं होता है। पानी का जो कण होता है इसको क्या लिखा गया है पोलर। नहीं तो पोलर कणों की खासियत होती है, अभी तुमको हम फोटो से समझाए थे कि पानी जो होता है उसका ऐसे लिखते हैं हम लोग OH और H, तो इस पर होता है निगेटिव चार्ज, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। फिर तुम पानी लिखोगे तो यहाँ पर OH और H, तो फिर इस पर निगेटिव चार्ज, इनके बीच में आकर्षण है कि नहीं। तो वैसा ही इधर भी कोई आकर्षण दिखाया कि नहीं, फिर इधर भी आकर्षण दिखाया कि नहीं, दिखाएगा ना। नहीं तो पानी के साथ क्या खासियत है कि पानी का तुम अगर एक कण उठाने जाओगे कि एक H2O उठा लें तो नहीं उठेगा, एक H2O के साथ बहुत सारा H2O सटा रहता है। नहीं तो एक H2O के साथ बहुत H2O सटा रहता है, तो उस कारण से इसका मास क्या होता है ज्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ CCl4 से कम रहता है, CCl4 से क्या रहता है कम रहता है। तो अभी दिमाग में रखना है कि सबसे भारी CCl4, उसके बाद H2O और सबसे हल्का कौन C6H14। क्या कि सोचो C6H14 जो है एक्चुअल सब क्या है पेट्रोल है, हेप्टेन ऑक्टेन सब क्या है पेट्रोल है। नहीं तो पेट्रोल और पानी को तुम एक साथ अगर डाल दो, नहीं तो पेट्रोल हल्का होता है कि पानी, पेट्रोल हल्का होता है। तो पेट्रोल हल्का क्यों होता है, क्योंकि पेट्रोल के कणों के बीच में आकर्षण नहीं होता है, उसके कण सटे नहीं रहते हैं। नहीं पेट्रोल में अगर तुम चाहोगे एक ड्रॉप उठाने का तो लगभग एक कण उठ जाएगा, लगभग एक कण उठ जाएगा, क्योंकि बाकी कण सटा हुआ नहीं है। लेकिन पानी में अगर एक कण को पकड़ोगे तो एक कण के साथ इहो सटा रहेगा, इहो सटा रहेगा, एगो एनहू सटा रहेगा, एगो ऊपर सटा रहेगा, 4 5 गो एक साथ उठेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। नहीं तो इसलिए पानी जो होता है वो पेट्रोल के रिस्पेक्ट में क्या होता है भारी होता है, क्योंकि पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। मेरी बात को समझ में आ रही। नहीं तो अब याद रहना है सबसे भारी CCl4, उससे हल्का H2O और सबसे हल्का कौन C6H14। इतना में दिक्कत है नहीं। हम 3 चीज लिए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर और हेक्सेन। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए तो ये सब मिटा रहे हैं हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 3 हम लोग को लिया गया है। चलो अब यहाँ पर ये जो बर्तन में लिया गया है ये आयोडीन है। ये क्या है आपका आयोडीन। नहीं चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमक रहा है। तो आयोडीन के बारे में भी एक बात ध्यान रखिए कि आयोडीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है। चलो ये क्या लिया गया है कॉपर क्लोराइड, नहीं CuCl2। चलो यहाँ लिख रहा है कि पोर द 3 लिक्विड्स इन ए टेस्ट ट्यूब starting with the densest among the 3 carbon tetrachloride, then water and finally the least dense hexane। अब ये बोल रहा है क्या कि एक टेस्ट ट्यूब हम लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे कि जो 3 गो लिक्विड हम लिए थे, तो 3 गो लिक्विड कौन कौन लिए थे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि सबसे डेंस था, तो सबसे पहले बर्तन टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद क्या डालेंगे पानी, अब पानी डालने के बाद क्या डालेंगे हेक्सेन C6H14 डालेंगे। नहीं तो अब उसको डाल के देख रहे हैं।
देखो अभी वो क्या डाला, CCl4। अब क्या डाल रहा है, पानी। अब क्या डाला, हेक्सेन। कुछ ऐसा दिख रहा है कि 3 टाइप का उसका लेयर बन गया है। अब क्या लिख रहा है, ऐड सम आयोडीन टू द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डाल रहा है। तो आयोडीन डाल रहा है तो ये बताओ, आयोडीन डाल रहा है तो ये बताओ कि आयोडीन जो होता है I2 पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। आयोडीन जो है नॉन पोलर। नहीं तो इस टेस्ट ट्यूब में हमारा नीचे है CCl4। CCl4 भी क्या है, नॉन पोलर। और ऊपर क्या है, हेक्सेन, वो भी क्या है, नॉन पोलर। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, और बीच वाला कौन है, पोलर। नहीं तो आयोडीन हम डालेंगे तो आयोडीन अगर हमारा कौन ची है, नॉन पोलर, तो आयोडीन को कहाँ कहाँ घुलना चाहिए, नॉन पोलर यानी कि नीचे वाला में घुल जाएगा, ऊपर वाला में घुल जाएगा, लेकिन बीच वाला में नहीं घुलेगा। नहीं तो कुछ ऐसा ही कुछ होना चाहिए। चलो आयोडीन को डाला गया है, अब उसको मिला रहा है। तो कुछ दिखाई दे रहा है, ये पार्ट लाल हो गया, ऊपर वाला पार्ट भी कुछ लाल हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं हुआ है। यानी कि आयोडीन जो आप डाले वो नीचे वाले में घुल गया, ऊपर वाले में घुल गया, लेकिन बीच वाले में नहीं घुला। नहीं तो ये बता रहा है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नॉन पोलर में नॉन पोलर ही घुलेगा, ध्यान रखना है। वही आपको दिखाया गया है। अब एक और सॉल्यूट लिया था, QCl2, कॉपर क्लोराइड। नहीं तो कॉपर क्लोराइड मेटल नॉन मेटल का बीच का बॉन्ड है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड हाईली पोलर होते हैं। क्या होते हैं, हाईली पोलर। तो बताओ CuCl2 जो है वो कहाँ घुलेगा, पानी में घुलेगा, ध्यान रखना है। तो अब CuCl2 डाल दिया तो CuCl2 तुम देख सकते हो कहाँ घुल रहा है, वो पानी में तुम्हारा घुल रहा है। समझ में आ रहा है। नहीं तो ये जस्ट एक वीडियो है तुमको दिखाने के लिए, नहीं कि हम लोगों को जो पोलर वाला पार्ट होगा वो आपका कहाँ घुलेगा, पोलर में घुलेगा। नहीं और जो नॉन पोलर वाला पार्ट होगा वो नॉन पोलर में घुलेगा। तो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, नहीं तो था हम लोगों के पास, तो सोचेगा आपको दिखा दिया जाए। समझ में आया ये, तो इसको बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, टाइम हो गया। चलिए आज इतने ही पर रहने देते हैं, चलिए।